पनामा कैनाल बिलाशुबा जदीद दुनिया के नए अजायबात में से एक है। ये वो आबी गुजरगाह है जिसने जहाजरानी की सनत को हमेशा के लिए बदल दिया। पनामा कैनाल वस्ती अमेरिका के मुल्क पनामा में वाक़ एक नहर है जिसके जरिए बहरी जहाज बहरी ओकियानूस और बहरुल काहिल के दरमियान सफर कर सकते हैं। इस रास्ते से हर साल 14,000 जहाज गुजरते हैं। सालाना $2 अरब से जायद कमाई करने वाली पनामा नहर इंसानी इंजीनियरिंग की महारत का शाहकार है। आज हम आपको तारीख के इस अहम और अजीमुशान प्रोजेक्ट की कहानी दिखाएंगे कि कब, कैसे और क्यों दो समंदरों के दरमियान एक नहर यानी पनामा कैनाल बनाई गई। आलमी तिजारत में ट्रांसपोर्टेशन और वक्त दो ऐसे अहम फैक्टर्स हैं जो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाते हैं, और इन्हीं मकासद के पेश नज़र इंसानी जहन में पनामा नहर की तामीर का ख्याल उभरा। नाज़रीन, पनामा कैनाल मशहूर ज़माना सुइज़ कैनाल से किस तरह मुख्तलिफ है और अमेरिका में इसका क्या किरदार था, नहर की तामीर में क्या मुश्किलात आईं और आज इसकी इफादियत क्या है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। पनामा नहर की कहानी जानने के लिए हमें 16वीं सदी से आगाज करना होगा। तिजारती मुश्किलात के पेश नज़र बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन और बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन के दरमियान एक नहर की तामीर का ख्याल 16वीं सदी से चला आ रहा था। 1513 में एक स्पेनिश मुहिमजू ने दो बड़े समंदरों के दरमियान खुश्की की एक बारीक सी पट्टी दरियाफ्त की। सन 1534 में स्पेनिश बादशाह चार्ल्स पंजम ने यह हुक्म दिया कि इस इलाके का सर्वे किया जाए ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि यहाँ दो समंदरों को मिलाने के लिए एक नहर खोदी जा सकती है या नहीं। जब सर्वे मुकम्मल हुआ तो पता चला कि इस इलाके में नहर खोदना इंतहाई मुश्किल और पेचीदा काम है। नहर की तामीर की बाकायदा कोशिशों का आगाज 19वीं सदी के आखिर में हुआ जब एक फ्रांसीसी कंपनी ने 1881 में इसकी तामीर शुरू की। दोस्तों, ये वही कंपनी थी जिसने इससे पहले 1869 में सुएज कैनाल की तामीर मुकम्मल की थी, लेकिन नाकिस प्लानिंग और इंजीनियरिंग की वजह से पनामा नहर की तामीर का मंसूबा आगाज ही से बहुत मुश्किल साबित हुआ। पहली मुश्किल ये थी कि यहाँ खुदाई आसान नहीं थी, क्योंकि पनामा में खुश्की का ये इलाका समुंदर से बुलंदी पर था और दोनों समंदरों को मिलाने के लिए बहुत गहराई तक ज्यादा खुदाई की जरूरत थी। खुदाई यूं मुश्किल थी क्योंकि यहाँ की मिट्टी सुएज कैनाल वाले इलाके की तरह नरम नहीं थी। खुदाई मुश्किल होने के साथ कंपनी को इंतहाई सख्त मौसमी हालात, घने जंगलात, बीमारियों, जहरीले सांपों और मच्छरों का भी सामना करना पड़ रहा था। हालात इस कदर संगीन थे कि 1884 तक हर महीने तकरीबन 200 लोगों की अमवात होने लगी। इन हालात में कंपनी के तकरीबन 25,000 वर्कर्स जान की बाजी हार गए। इन तमाम मुश्किलात के पेश नज़र फ्रांसीसियों ने नहर के बुनियादी डिजाइन में तब्दीली का फैसला किया, ताहम ये मुमकिन ना हो सका और वो कंपनी दिवालिया हो गई। इस नहर की तामीर पर उस वक्त तक 287 मिलियन अमरीकी डॉलर खर्च हो चुके थे। इसके बाद 1894 में एक और फ्रेंच कंपनी ने कैनाल की दोबारा तामीर का आगाज किया, मगर वो भी जल्द प्रोजेक्ट अधूरा छोड़कर चली गई। नाजरीन, फिर होती है इस मंसूबे में अमरीका की एंट्री। अमरीका 19वीं सदी के आगाज ही से फौजी और माशी वजूहात की बिना पर अपने मशरकी साहिल से मगरबी साहिल तक एक शॉर्टकट की तलाश में था। इससे पहले अमरीकी बहरी जहाजों को अपने मगरबी साहिल तक पहुंचने के लिए बर्र-ए-आज़म जनूबी अमरीका के साहिल के गिर्द चक्कर काट कर जाना पड़ता था। पनामा कैनाल की तामीर से ये सफर कम हो गया और फासला 9,000 किलोमीटर रह गया, जो पहले 22,000 किलोमीटर था। आज नहर पनामा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिर्फ 10 घंटे में पहुंचा जा सकता है। 1902 में अमरीकी कांग्रेस ने फ्रेंच कंपनी को हायर करने की मंजूरी दे दी। अमरीका ने इस कंपनी के असासे $4 करोड़ के एवज खरीद लिए, मगर कोलंबिया ने अमरीका को पनामा कैनाल की तामीर के मुताल्लिक मुआहदे की शराइत पर इख्तलाफ की वजह से नहर की तामीर से रोक दिया। दरअसल पनामा उस वक्त अलग मुल्क नहीं था, बल्कि कोलंबिया का एक हिस्सा था। नाजरीन, अब आपको ये भी बताते चलें कि उस वक्त पनामा में कोलंबिया से आज़ादी की एक तहरीक भी जोरों पर थी। अमेरिका ने आज़ादी की इस तहरीक को अपने मफादात के हुसूल का जरिया बनाकर अलहदगी पसंद तहरीक की हिमायत की। अमरीकी मदद मिलने पर पनामा के अलहदगी पसंद और ज्यादा ताकतवर हो गए और 1903 में कोलंबिया से आज़ादी हासिल कर ली। अमेरिका ने फौरन नए मुल्क को तस्लीम करते हुए नई हुकूमत से एक मुआहदे के तहत इस सारी जमीन की, जहां पर यह नहर बनना थी, मिल्कियत और राइट्स हासिल कर लिए।
इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने पनामा को $10 मिलियन यकमुश्त अदा किए और इसके अलावा सालाना $2,25,000 की रकम पनामा को 9 साल बाद यानी 1912 से मिलना शुरू होना थी। अमरीकी हुकूमत ने सालाना रकम के बदले में कैनाल के अतराफ में से 5 से 8 किलोमीटर की चौड़ाई तक के कंट्रोल का हक भी पनामा की हुकूमत से हासिल कर लिया और यूं वक्त गुजरने के साथ इसकी तामीर मुकम्मल हो गई। नाजरीन, नहर पनामा की तामीर से जहाजरानी पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब हुए। आज 100 साल मुकम्मल होने के बाद ये नहर बहरे ओकियानूस और बहरुल काहिल के दरमियान एक महफूज रास्ता फराहम करती है। आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि बहरी जहाज पनामा नहर से किस तरह गुजरते हैं। दरअसल ये 3 मराहिल पर मुश्तमिल प्रोसेस है। जब भी कोई बहरी जहाज नहर पनामा को पार करना चाहता है तो सबसे पहले लॉक कहलाने वाले एक चेंबर में दाखिल होता है। फिर इस चेंबर में पानी की मिकदार बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि ये अपने से ज्यादा बुलंदी पर मौजूद दूसरे चेंबर के बराबर पहुंच जाता है। इस मौके पर जहाज के लिए दूसरे चेंबर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये अगले चेंबर में दाखिल हो जाता है। इसके बाद अगले चेंबर में पानी की मिकदार बढ़ने लगती है और फिर ये बहरी जहाज 85 फुट बुलंद झील में दाखिल होता है। फिर जहाज इस झील को पार करके दूसरी जानिब मौजूद लॉक्स तक पहुंचता है, जहां इसे चेंबर में दाखिल करके पानी की मिकदार घटाई जाती है और यूं 3 मरहलों पर मुश्तमिल इस उतराई के अमल से गुजरने के बाद जहाज दूसरी जानिब मौजूद समुद्र की सतह के बराबर पहुंच जाता है। नाजरीन, आज नहर पनामा आलमी सियासी कशमकश का महवर बनी हुई है, जो इसकी अहमियत का सबूत है। इस नहर का जोग्राफियाई महल वक़ू ऐसा है कि आने वाले वक्तों में भी बहरी जहाज़ों के लिए सबसे कारआमद बहरी तिजारती रास्ता यही रहेगा और दुनिया इससे मुस्तफीद होती रहेगी।